बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत और मईशत, इन दोनों हवालों से बहुत सारी ख़बरें हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं। मसलन सियासत के मैदान में है कि पंजाब में क्या होगा, केयरटेकर सीएम कौन लगेगा। सियासत के मैदान में है कि कराची का मसले का हल क्या होगा, मेयर कौन बनेगा। कल तक पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी सख्त तनकीद कर रहे थे, आज मुलाकात हो गई है। और मईशत के मैदान में ये कि क्या होगा, क्या कल हमने देखा एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मूव में ये हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर एक तकरीब में थे जहाँ पर मुमताज़ ताजिर अफराद थे शहर के, मुल्क के, और उन्होंने बहुत ही गैर रिवायती और सख्त तरीन तरीके से एहतजाज किया। ये आम तौर पर हमें ताजिर बिरादरी हुकूमतों के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज तो नज़र आती है, लेकिन इस अंदाज से हमने कम ही देखा है। ये भी जो मंजर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ताजिर है जो कि अलामती तौर पर कराची की या पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी चाबियाँ हवाले कर रहे हैं स्टेट बैंक के गवर्नर को कि भाई साहब हम नहीं चला सकते, ये आप चला लें। और एक अजीब व गरीब सूरत हाल है, मुल्क में डॉलर्स की शॉर्टेजेस है, ख़तरनाक शॉर्टेज है डॉलर की। यहाँ तक कि ताजिर अफराद यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई हमसे पैसे ले लो और हमें हमारा माल हमें जो ख़रीदो फ़रोख्त किया, दरामद बरामद की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त दो, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। इस वक्त पोर्ट पे 5700 कंटेनर खड़ा है डॉलर के। यानी मामला ये है कि ख़ुद बैंक्स ने कह दिया है डॉलर के दो रेट्स इतने वाज़े तौर पर हैं कि एक वो रेट जो दिखाने का है जिसके मुताबिक डॉलर इतने का है, लेकिन असल में डॉलर कितने का है, इन दोनों रेट्स में 20-25 रुपये का फ़र्क है। और बैंक्स ने ऑफिशियली ये कह दिया है, बाकायदा कोई लगी लिपटी रखे बगैर, कि भाई साहब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग करते हैं डॉलर्स में, अगर वो शॉपिंग होती है तो हम उस हिसाब से डॉलर के पैसे नहीं काटेंगे जो कि हुकूमत पाकिस्तान का ऑफिशियल डॉलर रेट है, बल्कि जो इस वक्त असल में जो रेट चल रहा है, जितने का डॉलर अवेलेबल है उतने के पैसे काटेंगे। ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। आगाज़ इसी से करते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शौकत साहब, अभी मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और आपने भी इन पर बड़ी तफसीलियात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं ज़रा चाहता हूँ कि आपको एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, नॉट एज ए पॉलिटिकल राइवल बट एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट आपके कुछ ओपिनियंस ले लूँ कि एक एक करके इस वक्त डॉलर की शॉर्टेज अपीयर्स टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आपके ख्याल में इसका हल क्या है? आपके ख्याल में इसका हल ये है कि भाई ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई डॉलर इतने का है, ये ज़िद छोड़ें और डी वैल्यू करें डॉलर को, ताकि डॉलर की स्मगलिंग, डॉलर का स्टॉक करना ख़त्म हो, डॉलर की फरावानी हो और ये मसला हल हो उससे, या कुछ और हल है इसका? देखिए जी, पहले तो बात यह है कि डॉलर हमारे पास आते कहाँ से हैं। हाँ, ये पहले हम तयन कर लेना। ठीक है। हमारे पास डॉलर आते हैं एक्सपोर्ट से, हमारे पास डॉलर आते हैं रेमिटेंसेस जो हैं, वर्कर्स रेमिटेंस से। सही है। हमारे यहाँ डॉलर्स आते हैं जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। सही है। और फिर हमारे यहाँ डॉलर्स आते हैं जब हम कर्ज़े लेते हैं मल्टीलैटरल एजेंसी से, या फिर हम कमर्शियल बैंक्स वगैरह से, या फिर हमारे अपने दोस्त ममालिक हमें जो कर्ज़े देते हैं। सही है। ये सारी चीज़ें अगर आप देख लें तो उसमें पहली बात तो ये है कि जो कि एक सही तरीका ये है हमें कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को चालू रखें, उसको बढ़ाते रहें, अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाते रहें और अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसको ज़्यादा करते रहें, और जो ये रोशन डिजिटल अकाउंट है इसको भी हम बढ़ावा दें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक किस्म से आप समझें कि ये दूसरी उल्टी तरफ चल पड़ी हैं। सही है। इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं 19%, 16% गिरी हैं दिसंबर में, पिछले दिसंबर के मुकाबले में। आपकी रेमिटेंसेस 19% गिर गई हैं। आपकी जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बहुत अरसे के बाद पहली दफ़ा नेगेटिव $17 मिलियन हुई है। इसका मतलब लोगों ने बाहर पैसे भेजे हैं, नेट नहीं आया अंदर। और फिर आपके पास जो बाकी मल्टीलैटरल्स हैं और जो आपके दोस्त ममालिक हैं, कमर्शियल बैंक तो पैसे ही नहीं दे रहे आपको। सही है। ये लोग ये कह रहे हैं कि जनाब जब IMF से प्रोग्राम आपका हो जाएगा फिर से रवान दवान, तो फिर हम आपको सोचेंगे। तो डॉलर आ ही नहीं रहे। सही है। जब डॉलर आ ही नहीं रहे तो जो इनके पास तो ये देंगे किधर से? बैंक्स का तो ये है ना कि बैंक्स के पास जो एक शॉर्ट होता है वो स्टेट बैंक से ले लेता है। अगर स्टेट बैंक के पास ही डॉलर नहीं है तो वो इनको कैसे देंगे? जब इनको नहीं देंगे तो LCA नहीं खोल रहे और दूसरी रेमिटेंसेस नहीं करने दे रहे। सही है। उससे ये है कि आपकी LCA नहीं खुल रही तो आपकी जो है वो मईशत का पहिया ही एक किस्म से रुक गया। और जो इसका मतलब है, मुझे आज मैंने कल बल्कि एक साहब थे, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा मेरी 3 फैक्ट्रियाँ हैं,
मैं रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करता हूँ और उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करता हूँ। सही है। कहता आज मैं कर नहीं सक रहा हूँ तो मेरी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम वापस उस साइकिल को चलाने की कोशिश करें जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल, उसको चलाने की कोशिश करें। हम हो ये रहा है कि हमारी आमदनी जो है डॉलर्स की कम हो रही है और हम उसको कर्जों के थ्रू जाके उसको फंड करने की कोशिश और ये बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमिक साइकिल को चलाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या, ठीक है एक तो पॉलिटिकल नैरेटिव है कि भाई इलेक्शन पे जाओ, ठीक है वो अपना एक पूरी बहस है, लेकिन बिल्कुल एक हार्डकोर इकोनॉमिकली स्पीकिंग क्या क्या पहला काम करें ताकि इकोनॉमिक साइकिल चल पड़े दोबारा, क्या पहला काम होना ज़रूरी है? फिलहाल तो पहली चीज़ तो अभी इनको ये करनी पड़ेगी, वेदर दे लाइक इट और दे डोंट लाइक इट, इनको IMF प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि IMF जो कुछ कह रहा है कि आप एडिशनल टैक्स रेवेन्यूज लें, जो कि ज़ाहिर है एडिशनल टैक्स ऐसे ही आएगा कि लोगों पे टैक्स लगाएंगे, पेट्रोल और महंगा होगा, तो वो सब करें महंगा। इसके अलावा आपके ख्याल में प्रैक्टिकली स्पीकिंग और कोई चारा है नहीं? प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन्होंने अपने लिए खुद ये खड्डे खोदे हैं। मेरे वक्त में आपको मालूम है अप्रैल में मैं खड़ा हो गया था उनके खिलाफ और मैंने कहा था कि उन्होंने कहा 700 बिलियन के आप टैक्स लगाएं, तो मैंने कहा कभी भी नहीं लगाऊंगा। तो 350 पे हमने मुआहदा किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा 5 रुपये आप बिजली बढ़ा दें, मैंने कहा कभी नहीं बढ़ाऊंगा, हम 2.5 रुपये पे आ गए। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि इन्होंने जब वो ये प्रेशर में आ गए IMF से, तो IMF तो ये चाहता है कि मतलब आपसे जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवा लें। तो आपने इस वक्त उनके साथ एग्री क्यों किया कि 855 बिलियन की हम PDL करेंगे? एग्री क्यों किया कि हम 7 रुपये और 80 पैसे का टैरिफ बढ़ाएंगे? सर अभी IMF क्या मांग रहा है? जो एग्री कर लिया है उस पर अमल दरामद मांग रहा है या कुछ नए मुतालबे भी कर रहा है अभी IMF? नहीं जी, नए मुतालबे बिल्कुल नहीं कर रहा वो। सही, जो मान कर आ गए उस पर अमल दरामद कह रहा है। मुतालबे ने वो कह रहा है कि जो आपने हमारे से वादे किए थे वो पूरे करें। तो और जो वादे ये किए थे इन्होंने सोचे समझे बगैर वादे किए थे, और उसके बीच में 2-3 चीज़ें मैं बता दूं आपको क्या वादे किए जो इनके पूरे नहीं हो रहे। पहला तो ये है कि ये इन्होंने कहा था कि जो टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं वो हम जो 7,450 जो बिलियन है वो करेंगे, उसमें ये 200 बिलियन शॉर्ट होगी। फिर इन्होंने ये कहा कि उनको कि हम ये जो आपका ये है PDL है 885 अरब रुपया जो है हम इकट्ठा करेंगे पूरे साल में, पहले 6 महीनों में सिर्फ 200 बिलियन हुआ है। दे आर शॉर्ट, उधर कोई 200-300 बिलियन से शॉर्ट। फिर इन्होंने कहा था कि हम जो एनर्जी वगैरह के ऊपर इन्होंने कहा कि हम जो है ये जो अभी जो हमारा सर्कुलर डेट में फ्लोज नहीं जाएंगी, वो 123 बिलियन पर मंथ फ्लोज जाना शुरू हो गई हैं। सही है। जो आपके रिकवरीज हैं वो 10% कम हो गई हैं। तो शौकत साहब आप लोगों पर भी नहीं हुई थी क्या कि आपने जब कहा था कि भाई हम ये PDL आहिस्ता सा करके बढ़ाएंगे और फिर आपने उसको फ्रीज कर दिया था पेट्रोलियम को, और यहाँ तक कि जब आपकी हुकूमत गई और इनकी हुकूमत आई उसके बाद IMF ने बाकायदा प्रेस रिलीज में लिखा ना कि हमसे जो कमिट हुआ था वो पूरा नहीं किया गया। वो आपके दौर की बात हो रही थी? नहीं, मेरे ख्याल में IMF के साथ जो मेरी गुफ्तगू आखिरी हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपने जो फ्रीज लगाया इसका जो हदफ है वो कैसे पूरा करेंगे। तो मैंने उनको समझा दिया, तो जो मैं अपनी पब्लिक को भी 10 दफ़ा समझा। जी हाँ, वो आपने कि हम कहाँ से कैसे पूरा करते, लेकिन उन्होंने अपना डिस्प्लेजर शो किया था ना बाद में इन राइटिंग IMF ने। नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं उन्होंने किया था। इनको अगर इन्होंने इनके सामने किया तो मैं, बल्कि बड़ा आसान ही तरीका है, मैं उनसे पूछ लूँगा कि आपको जो हम छोड़ के गए थे तो वो आपने सस्पेंड किया था ये बातें खुद कर रहे हैं, तो इनके सामने बात आ जाएगी, ये एम्बैरेस हो जाएंगे। बट एज वी स्पीक आप कह रहे हैं दे हैव नो अदर चॉइस नाउ। अब इतना सरेंडर कर दिया है कि अब नहीं खड़े हो सकते, अब जो वो कह रहे हैं वो माने, इसके वरना बिल्कुल ही बर्बादी हो जाएगी। देखें जी, अगर ये नहीं करेंगे तो बाकी लोग जो हैं, अभी सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कह दिया है कि देयर विल बी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। और वो स्ट्रिंग्स अटैच ये हैं कि आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो प्रोग्राम में एक किस्म से वो यही कह रहे हैं ना, ये आप करें। इसी तरीके से बाकी जो आपके जो अभी डोनर की जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी यही है कि IMF का कंडीशनैलिटी इसलिए वो है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए हैं वो मल्टीलैटरल एजेंसीज ने दिए हैं, वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए हैं, ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने दिए हैं, AIIB ने, वो सारे के सारे इस चीज़ पर डिपेंडेंट हैं। और सर आपकी आपका वो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या कहता है कि ये डॉलर के हम बड़े वाज़ेह में 2 रेट्स देख रहे हैं ना इस वक्त, तो आपको क्या समझ आता है कि डॉलर की असल कीमत क्या है इस वक्त पाकिस्तान में?
जेन्युइनली? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि हमें डॉलर की कीमत से डिटर्मिन करनी चाहिए कि जो हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके उससे जो है थोड़ा सा अंडर वैल्यू करके रखना चाहिए। ओके। मेरे ख्याल में दिसंबर के बीच में ये वगैरह 220 या 222 था, तो ये 200 एक किस्म से 230 के करीब होना चाहिए था उस वक्त, ये मतलब नवंबर दिसंबर के बाद। मेरे ख्याल में जो आखिरी जो REER दिया था स्टेट बैंक ने, अब वो बढ़ गया होगा। तो इसका मतलब है ये 270 वाला जो रेट है ये कुछ ज़्यादा एक किस्म से वो है, डिवैल्यूएशन है इसमें। Okay. तो वो होती इसलिए है कि अगर आप डॉलर की फरावानी नहीं करते तो आपका स्पेकुलेटर उसको ऊपर के खींच के लेके चला जाता है। सही है। तो अगर आप अभी फरावानी कर देंगे और कहेंगे जी ठीक है जी डॉलर्स आर अवेलेबल, एलसीआर खोलें, जो मर्जी करें, ये रेमिटेंसेज हम आपको इजाज़त दे रहे हैं, और उसमें आप देखेंगे कि ये 275 वाला रेट जो है ये नीचे आएगा और ये 228 वाला ऊपर जाएगा, समवेयर इन द मिडल ये सेटल होगा, मे बी 260 के आसपास या कुछ। ठीक है। और सर ये बहुत बात होती है, आपको क्या लगता है टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान खुदा न खासा डिफॉल्ट के करीब है या हालात बहुत ख़राब है बट वी आर नॉट हेडिंग टुवर्ड्स द डिफॉल्ट? व्हाट डू यू थिंक? सर टेक्निकल डिफ़ॉल्ट जो है वो हो चुका है, क्योंकि आपने ये जो आपकी जब 5,700 कंटेनर खड़ा हुआ है तो ये तो एलसीएं खुली होंगी ना, या ये उसके ऊपर DA पे आए होंगे ये अपना सामान जो है, तो वो जो है वो आप दे नहीं रहे, तो टेक्निकली वो डिफ़ॉल्ट है। एयरलाइन की जो टिकट्स के पैसे हैं वो नहीं दे रहे, वो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है। सी फ्रेट के पैसे नहीं दे रहे, वो टेक्निकल। लोगों की जो प्रॉफिट्स भेज रहे हैं वो नहीं दे रहे, वो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है। तो मैं तो खैर बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आतिफ मियाँ ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा है कि पाकिस्तान इज़ एक्चुअली टेक्निकली डिफ़ॉल्टेड। लेकिन जो आप जिस डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि हम उस पर पहुँचें कि हमारे लोन जो हैं उसके ऊपर हम कभी डिफ़ॉल्ट करें, बिकॉज़ वो बहुत डेंजरस हो जाता है। हालांकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी ये जल्दी से इन्होंने IMF ना किया और हमें ये 4-5-6 बिलियन डॉलर ना मिले, क्योंकि ये मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर इन्होंने किया तो ये 1.2 बिलियन इनका मिल जाएगा, सऊदी अरेबिया का से मिल जाएगा, UAE से 1 बिलियन मिल जाएगा, वर्ल्ड बैंक से कुछ मिल जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल जाएगा, तो ये कर आके 4-5 बिलियन मिल जाएगा। उससे कभी सांस में सांस आ जाएगा हमारे। ठीक। और सर टुवर्ड्स दी एंड शौकत साहब बताएं, ये बार बार खान साहब कहते हैं जब इकोनॉमी बात कर रहे होते हैं कि मैंने और तरीन साहब ने कहा था न्यूट्रल्स को कि भाई ये ना करो ना बेड़ा करो हो जाएगा। सो वो अपना पार्ट ऑफ द स्टोरी तो बता चुके, आप अपना क्या बताइए, आप क्या हुआ था? आप उस वक्त आर्मी चीफ के पास गए थे और खान साहब का पैगाम लेकर कि भाई वो ये कह रहे हैं कि ये सब ना करें, गवर्नमेंट जा रही है, या क्या हुआ साहब? मैंने बहुत दफ़ा ये बता चुका हूँ, तो इसको इधर ही रहने देना, उधर ही जाके हमने जो खान साहब बता रहे हैं वो उसी के ऊपर यकीन करें। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर गया है मुल्क, लेकिन वो जो डिफ़ॉल्ट होता है कि जिसमें आपके पास लोन्स के देने के पैसे नहीं होते, अल्लाह ना करे कि वहाँ पहुँचे और वहाँ उससे भी दूर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना करे वहाँ तक पहुँचें। और लेकिन बहरहाल मईशत के हालात में वो कहते हैं अगर IMF के पास अब नहीं गए तो फिर तबाही है, अब IMF के पास जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है, वरना मज़ीद मामला ख़राब हो जाएंगे। मईशत जो कि ज़ाहिर है बड़ा अहम जुज़्व है पाकिस्तान की सियासत का, और सियासत में बहुत अलग अलग जुज़्व हैं। तो सीधा हम चलते हैं कराची, जो कि आज भी दिन भर ख़बरों में रहा, और वो यूँ कि आपने देखा कि इलेक्शंस के बाद जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ा एक सख्त जो है वो जुमलों का तबादला हमें नज़र आया, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी की तरफ से। और नईम रहमान साहब वो सारी बातें करते रहे, तकरार नहीं करता, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द पहुँच गया, सईद गनी साहब और नजमी आलम साहब जो कि मेयर के कैंडिडेट भी गालिबन हैं पीपल्स पार्टी के थे, उन समेत, और वो हाफिज़ नईम रहमान साहब से उनकी मुलाकात हुई। तो अब क्या स्टेटस है, क्या कुछ तय पाया, क्या कशीदगी बरकरार है, क्या एहतजाज चल रहा है, नहीं चल रहा? हाफिज़ नईम रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर पहले तो बताइए क्या आपको खुशगवार हैरत हुई जब पैगाम मिला पीपल्स पार्टी की तरफ से कि भाई हम आ रहे हैं, मिलना चाहते हैं? अच्छा, वो तो असल में कल जब चीफ मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया था ना, हाँ, तो उन्होंने यही बात कही थी कि मैं कुछ साथियों की जिम्मेदारी लगाऊंगा कि वो आपसे बातचीत करेंगे, ओके, और उसके नतीजे में जो है वो कुछ चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा। तो फिर जाहिर है कि उन्होंने फिर रब्ता किया, और हमने उस वक्त भी उनसे कहा था कि चीज़ें ठीक करना शुरू करें, आप नताइज को देना शुरू करें, और इस तरह की रिकाउंटिंग में जो ज़बरदस्ती की एक चीज़ हो रही है वो ना करें।
तो बहरहाल वो आज सईद गनी साहब और इम्तियाज़ शेख साहब और नजमी आलम साहब आए, सही है, और उनसे बस एक ही नुक्ते पर बात की हमने कहा कि देखें भाई, हमने आपका मैंडेट तस्लीम किया, तमाम तर चीज़ों के बावजूद वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन में हमने रिपोर्ट भी किया हुआ है, जो उसका तरीका है वो इख्तियार करेंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है कि आप हमारा नतीजा ना दें, और दूसरी बात ये कि जब नतीजा उसके बावजूद भी आ जाए तो आप रिकाउंटिंग के नाम पर खोलें और आपके थैले खुले हुए मिलें, और उसमें जो है जहाँ 1000 2-2 हज़ार का भी फ़र्क हो तो आप उसमें चेंज कर दें, तो ये ना करें प्लीज़। तो उस पर उन्होंने क्या कहा? मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा कि भाई जहाँ भी कोई ऐसी शिकायत है, एक तो इलेक्शन कमीशन का मामला है, हमारा नहीं है, फला नहीं है। हमने कहा देखें भाई, इलेक्शन कमीशन का मामला तो ये है कि वो उन्होंने वहाँ पर टेकअप कर लिया है, वो 23 या 25 तारीख को वो हो जाएगा, लेकिन ये जो आरोज़ का मामला है ये इलेक्शन कमीशन का ही नहीं है, ये आपका भी मामला है। उसकी वजह है कि आरोज़ इन्फ्लुएंस्ड हैं हुकूमत के। उन्होंने इस पर यकीन दहानी हमें कराई और कहा कि हम इसको देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं, और इसमें अगर हम अपना कोई रोल अदा कर सकते हैं तो हम करेंगे, और अब हम चाहेंगे ये कि रिकाउंटिंग का सिलसिला इस तरह से ना हो। क्या दौरान तो मुलाकात उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी की? जो यार रिकाउंटिंग की दरखास्त तो पीपल्स पार्टी ही दे रही है ना, जब जहाँ वो दे रहे हैं, आरओ से भी पहले तो उनका अपना मामला है, तो दौरान मुलाकात सईद गनी साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी अपने पार्टी सेटअप को कि फिलहाल रिकाउंटिंग की दरखास्तें रोक दें, या आज़ादी में वहाँ भी रोक दें? मेरा ख्याल है उनकी बातचीत हुई, और वो अपनी ज़ाहिर पार्टी के लोगों से भी बात कर रहे थे, तो हमें लगा भी कि उसके बाद कुछ फ़र्क वाक़ई हुआ है। उसके बाद रिकाउंटिंग का अमल जो कल आप कह रहे थे, जिसके बारे में कल आप शाकी थे कि जगह जगह रिकाउंटिंग, आपको उसमें वाज़ेह कमी या इंजमात नज़र आया आपको उसमें? जी बिल्कुल ऐसा है, और आज हुआ है, और मेरा ख्याल है कि कल जहाँ पर कुछ चीज़ें पे होनी थी वो भी शायद कोई अगर रोक लग जाता है तो मैं समझूंगा कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव साइन आना शुरू हो गए। और ज़ाहिर है हमारा आज एक ही नुक्ता था कि अगर आप ये अमली इक़दाम करें, हमारा मैंडेट तस्लीम करें, हमने जितने वोट हासिल किए हैं और जितने सीटें हासिल की, हम ज़बरदस्ती की तो कोई बात आपसे कर नहीं रहे। सो ये एक अच्छा, अगर मैं इस तरह कहूँ हाफिज़ साहब कि ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो मैं ठीक कह रहा हूँ? उसका आगाज़ हो गया है, आगाज़ हो गया। अब अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगले 24 घंटों में ये बेहतर होता है मामला, तो फिर जो अगला स्टेप है यानी मेयर के हवाले से बातचीत वो शुरू हो सकती है फिर। अच्छा देखिए वसीम, इस पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, और वो बड़े यानी ज़ाहिर दिल की बात है, और वो ये है कि देखें, ये आपको पता है कि जमात इस्लामी की इस वक्त जो पोजीशन है, मेयर तो जमात का ही बनेगा, ठीक है ना। अब ज़ाहिर अगर पीपल्स पार्टी नंबर्स में कहती भी है, ज़ाहिर ये तो हमारा इख्तलाफ है ना, ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है कम है, तो वो तो अपनी जगह, लेकिन जो इस वक्त तक की पोजीशन में पीपल्स पार्टी को भी ये बात मालूम है, जब 6 सीटें हमें इस्लामाबाद से मिल जाएंगी इलेक्शन कमीशन से, तो हमारी पोजीशन ज़ाहिर है बहुत बेहतर हो जाएगी। तो मैं ये चाहूँगा कि हम किसी 2 जमात का नहीं बल्कि कंसेंसस का मेयर बने, और मैं इस सिलसिले में पीटीआई से भी बात करूँगा, अगरचे के ज़ाहिर मुझे अंदाज़ा है कि पीटीआई ये कहती है कि पीपल्स पार्टी के साथ तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन पीटीआई जमात इस्लामी के लिए अच्छे उसका इजहार करती है, और उन्होंने हमारे मैंडेट को तस्लीम भी किया है। अब आपको ये बात पता है कि ज़ाहिर पीटीआई का जो जमात इस्लामी का बड़ा मैंडेट है, हाँ। वो मैंडेट उन्हीं जगहों से ज़्यादा है जहाँ पीटीआई का मैंडेट बहुत ज़्यादा था पहले एमक्यूएम के बाद। तो उन सब जगहों पे ही हमने 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं और 10-11 टाउन है, तकरीबन 11-12 टाउन है कि जिसमें जमात इस्लामी वाज़े तौर पर अक्सरियत में है, और हम अपने टाउन्स भी बना लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपकी पहली तरजीह ये होगी कि जमात इस्लामी का मेयर हो जिसको पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हिमायत हासिल हो, पहली तरजीह आपकी ये होगी? बस मेरा कंसेंसस में चाहता हूँ। उसकी वजह ये कि यार मुतामिल नहीं हो सकते कन्फ्रंट्रेशन के, इस शहर में ना डेवलपमेंट होनी है। लेकिन आज आपको हाफिज साहब मुलाकात से ये इंदिया मिला कि पीपल्स पार्टी, जिस तरह आपका एक मौक़िफ़ है ना कि भाई यानी सीटों पे आप दोनों का इख्तलाफ है, वो एक लम्हे को आप छोड़ दीजिए, एक लम्हे को, लेकिन आप कह रहे हो ना भाई मेयर तो हमारे ही होगा, आपको क्या पीपल्स पार्टी की भी पोजीशन यही लगी कि वो भी कह रहा हूँ भाई मेयर तो हमारे ही होगा, या उनकी पोजीशन में लचक लगी कि देख लेते हैं मेयर किसका होगा? इसमें हमने देखे बात नहीं की ज़्यादा, और करनी भी नहीं चाहिए। आज मेयरशिप के हवाले से बात ही नहीं हुई मुलाकात में? नहीं, इसमें वाकई बात नहीं हुई, इसमें बात नहीं हुई, और बल्कि वो जो हंसी मजाक में जुमले उमले होते हैं वो भी फिर एक तरफ कर दिए कि यार अभी तो बस ना इस मसले को हल करें। जाहिर है कि देखिए ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि आज मुलाकात उस तरह की मुलाकातों में नहीं थी जो पहले हम लोग बहुत ही एक फ्रैंक, आज जाहिर है बहुत स्पेसिफिक मामला था और स्टेक पे लगा हुआ था बहुत कुछ, और बहुत ज्यादा। लेकिन आपने अभी जो स्टेटस बताया उससे मैं अखज़ कर रहा हूँ कि मुलाकात आपके ख्याल में बहरहाल फ्रूटफुल रही है, बेहतर रही है। आज उसका पहला ये हमें अच्छा मिला है जेस्चर, कल परसों में इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो देखिए मेरी टॉप प्रायोरिटी ये होगी कि ये बात पीपल्स पार्टी को भी अच्छी तरह पता है कि जमात इस्लामी ही मेयर बनाने की पोजीशन में, चाहे वो नंबर्स में कुछ भी कह रहा हूँ। लेकिन आपको इसका कोई खदशा नहीं हाफिज साहब कि पीपल्स पार्टी किसी भी तरीके से मतलब उनको नंबर गेम में सबकत हो जाए, यानी कि मिलाकर
यानी कि पीटीआई के कुछ लोग उसको वोट देते, जो होता है पाकिस्तान की सियासत में, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि होता है ना। आपको ऐसा कोई खतरा है, खदशा है? नहीं, देखिए अब वो खतरा खदशा तो हमेशा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं कोई बड़ी बात तो नहीं करता, हमारे जमात इस्लामी के लोग ही बिलुमूम, ज़ाहिर है कि आपको पता है कि वो इधर उधर नहीं जाते, वरना तो हर पार्टी में ही ये प्रॉब्लम मौजूद है। सेनेट के इंतखाबात के मौके पे हमें बहुत नज़र आता है। आपको याद होगा चेयरमैन सेनेट का एक इंतखाब हुआ था जिसमें संजरानी साहब और सलीम मांडवी वाला जो पीपल्स पार्टी के थे, उनके लिए पीटीआई वालों ने वोट करवाए थे, याद होगा आपको। यानी पीटीआई ने सलीम मांडवी वाला को वोट दिया था। तो ये सब होता है पाकिस्तान की सियासत में। मैं ना इससे पहले ये चाहता हूं कि ये होने के बजाय कंसेंसस डेवलप हो जाए, और अगर कंसेंसस ना हो पाया तो चूंकि बात हो ना सिर्फ ये कि पीटीआई बहुत इसमें मेरा ख्याल है कि लचक का मुजाहरा नहीं करेगी कि हम क्यों पीपल्स पार्टी और हम एक बेंच में नजर आए, शायद पीपल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबल ना हो। हालांकि दोनों के पास कहने को ये फेस सेविंग होगी कि दोनों कह सकते हैं कि भाई हम जमात के इत्तेहादी हैं। पीपल्स पार्टी कहेगी हम पीटीआई के इत्तेहादी थोड़ी हैं, जमात भी ये कहेगी। लेकिन फिर भी अगर ये ना हो पाया जी, तो फिर आप उसके बाद अगर ये दो ऑप्शन है कि इधर यू गो टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी और पीटीआई, तो आपका रुझान किस तरफ ज्यादा है? अच्छा देखिए वसीम, मसला क्या है? मसला ये है कि अगर तो आप फैक्ट को समझ रहे हैं और कराची के मसले को समझ रहे हैं और कराची में डेवलपमेंट चाहते हैं और जो भी यहाँ चलता फिरता है उसको वाजे नज़र आता है कि यार ये हमारी किस्मत तो नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। आप मैं सब इसी जगह के रहने वाले हैं, गली मोहल्लों में चलने वाले हैं। चिंची के धक्के हमारी किस्मत है, ये सड़कें टूटी हुई हमारी किस्मत है, ये पानी का प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, टैंकर माफिया वगैरह वगैरह वगैरह। इससे निकलने में कोई एक जमात नहीं कर सकती, चाहे उसने अक्सरियत भी ले ली हो। तो मेरी ख्वाहिश ये है, तमन्ना ये है कि कराची को सामने रखकर अगर फेस सेविंग मिल रही है ना तो भाई ले लो, है ना, बजाय इसके। और ये ना हो पाया अगर तो फिर रुझान किधर है? लेकिन हमें ना आइडियल सिचुएशन है, बिल्कुल ठीक है, ना हो पाया तो यार वो जाहिर है कि वो एक सवाल है जो हमारा फोरम करेगा। देखिए जाहिर सी बात है, इस पर तो हमारा इत्तेफाक है हमारी पार्टी में, हमारे मरकज में, हमारी जमात ने भी हमें कहा है। और आखिरी बात हाफिज साहब, अभी एज वी स्पीक तब जमात इस्लामी का एहतजाज इस वक्त तो कहीं नहीं हो रहा शहर में अभी। अब जाहिर है जब इन्होंने अभी इस वक्त स्टैंड स्टिल जो चीज़ होती है ना वो एक तरह से हो गई है, ठीक है, कि कोई नई चीज़ नहीं कर रहा है, तो हमने भी जो है वो अपनी पोजीशन को बेहतर कर लिया है। अगर कोई चीज़ होगी तो ये तो हम हक रखते हैं कि उसको रोकने की कोशिश करें, यानी अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, गैर कानूनी चीज़ हो रही है तो वो तो है। लेकिन चूंकि अब एक जिस तरह के स्टैंड स्टिल मुआहदा होता है वो उसका आगाज हुआ है, बहुत शुक्रिया, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बढ़ रहे हैं, तो फिर उसके बाद देखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, हाफिज नईम रहमान साहब ने बड़ी फ्रूटफुल बात हमें बताई है। हम साथ ही आगे चलते हैं और पीपल्स पार्टी के अहम तरीन शख्सियत सारे ज़माने में नदवी आलम साहब, जिनका नाम आ रहा था कि यह आ रहा है मेयर के कैंडिडेट के हवाले से, वो हमारे साथ हैं। नदवी आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम भाई कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बताइए आप हैं अभी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मेयर के लिए, या अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो जमात इस्लामी का मेयर आने का इम्कान ज़्यादा है? देखिए, ये बात तो बहुत बात की बात है कि मेयर किसका आएगा। आज जो हमने यहाँ विज़िट किया है कि शहर में चीज़ों को काम डाउन करने के लिए, ये हमारा मकसद था, क्योंकि हमारा अभी व्यू ये है कि अकेले तो कोई पार्टी कराची में मेयर नहीं ला सकती है। सही है। तो हम भी ये चाहते हैं कि कराची शहर के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत हैं। यानी नदवी आलम साहब, इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ तो ठीक कह रहा हूँ ना कि जाहिर है सारा मैथ सामने है, तो पीपल्स पार्टी भी जमात या तहरीक इंसाफ, इन दो में से किसी एक जमात से मिले बगैर अपना मेयर नहीं ला सकती। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी की वाज़े पॉलिसी आ गई है कि हम पीटीआई के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे। फिर तो एक ही ऑप्शन बचा है, नहीं जमात इस्लामी लीडर हमसे हाथ, ये बिल्कुल हमारा क्लियर स्टांस है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि हम पीटीआई के साथ कोई भी अलायंस, मेयरशिप कोई बात नहीं है, हमारे असूल की बात है। हम पीटीआई के साथ किसी किस्म एक बात और बता दें नदवी आलम साहब, क्या ऐसी कोई सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल है जहां पर अगर मेयर जमात इस्लामी का हो, आपकी हिमायत से ही बने, जमात इस्लामी का हो, और पीटीआई भी उसकी हिमायत कर दे, यानी कंसेंसस मेयर आ जाए, इसका कोई इम्कान है या ये बहुत ही एक कयास हकीकत से दूर वाली बात लगती है? पीटीआई का वो फैसला होगा कि पीटीआई उसकी सपोर्ट कर दे, क्योंकि पीटीआई तो फिर कहीं हम और जमात इस्लामी मिल जाते हैं तो पीटीआई इज नो मोर। वो अपनी साख बचाने के लिए कह दें तो उनकी मर्जी है, उसमें हम तो उनसे कुछ नहीं कह सकते, ना उनसे मांग रहे हैं हिमायत पीटीआई से। आप कोई बात नहीं करेंगे इस बारे में? सही जी बिल्कुल, इसमें हमारी पार्टी की क्लियर पॉलिसी। जमात इस्लामी का मेयर आ जाए, उसको आप सपोर्ट कर दें, आपका डिप्टी मेयर आ जाए, ये अरेंजमेंट बनने का इम्कान ज़्यादा लग रहा है? नहीं, अभी तो हम ये क्लेम करते हैं कि मेयर हमारा होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट सीटें हमारे पास हैं।
यानी अभी जमात की पोजीशन है कि भाई मेयर तो हमारे ही होगा, आपकी भी यही पोजीशन है कि हमारे ही होगा, या आप ये कह रहे हैं कि देखते हैं बातचीत के बाद फैसला करेंगे? बिल्कुल, हम भी मेयर के लिए है, पीपल्स पार्टी भी स्टैंड करती है कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं तो मेयर पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। ठीक है, बातचीत चलेगी, आगे चल के देखेंगे। आपने लेकिन रिकाउंट अभी फिलहाल रुकवा दिया है ना, रिकाउंट किया, मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, मेयर पीपल्स पार्टी का होगा आप कह रहे हैं जी। तो फिर तो दोनों का तो नहीं हो सकता, फिर किसी एक का ही होगा, यानी बातचीत के बाद ही कुछ बात आगे बढ़ेगी। वो अलग बात है, वो तब के तब हालात देखेंगे, फिर सियासत में उस वक्त फैसला करते हैं। लेकिन इस वक्त तक पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि मेयर जिस पार्टी के पास ज्यादा वोट हों वो मेयर। रिकाउंट आपने फिलहाल रुकवा दिया है, मुख्तलिफ जगहों पर आपने रिकाउंट की एप्लीकेशन दी हुई थी। हाँ, ये हमारी आज आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमने भी अपने लोगों को रोक दिया, जमात इस्लामी ने भी अपने लोगों को रोक दिया। कुछ केसेस इलेक्शन कमीशन के पास, वो तो अलग बात है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, हम एग्री हो, सही है। और वो जो भी फैसला होगा दोनों पार्टियां उसको एक्सेप्ट करेंगी। आज की मुलाकात खुशगवार रही। सर हाफिज नईम साहब ने कहा कि बेहतर रही मुलाकात, बेहतर और फ्रूटफुल, ये दो अल्फाज उन्होंने आज की मुलाकात के लिए इस्तेमाल किए। आपके एंड से बताइए कैसे बेहतर रही, फ्रूटफुल रही। देखिए ना, आज उससे एक चीज तो हुई ना कि मेरे ख्याल में अब जो बयानबाजी और ये मीडिया क्या, आपके लोगों को चटखारे मिलना कम हो जाएंगे। यार हम तो दुआ कर रहे हैं कि चटखारे मिले नहीं, बल्कि चटखारे दफन हो जाएं, शहर के लिए काम हो जाए। मेरा तो ये दुआ है, झोली उठा के। वसीम, नहीं चाहिए चटखारे भाई, काम चाहिए। हमारा बस नहीं चल रहा, शहर में बस नहीं चल रही, तो ऐसे चटखारों में क्या करना है हमें यार। तो अच्छा है, आप शहर में बसें आना शुरू हो गई हैं, डोंट वरी, अल्लाह करे। देखिए ना, कुछ किया है तो इतना बड़ा मैंडेट हमें दिया है ना कराची के लोगों ने। चलें देखते हैं क्या बाकी। अगर हमें नहीं, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, लोगों को थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। नदमी आलम साहब से हमने बात की, ब्रेक लेते हैं, दीगर मौजूद पे बात करते हैं। कराची की सूरत हाल में आपने अहम गुफ्तगू हाफिज नईम रहमान साहब और पीपल्स पार्टी के नदमी आलम साहब की सुन ली, पीटीआई की भी सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जदीद साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर पहले तो बता दें, नईम रहमान साहब की मासूमाना ख्वाहिश है कि मेयर जमात इस्लामी का हो जिसको पीपल्स पार्टी और जमात दोनों की हिमायत हासिल हो। ये मुमकिन है या आप हाफिज साहब से कहेंगे कि सर एक पास से हो जाओ बहन? क्या कह रहे हैं वो, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की भी, वो मेरे से भी अपनी बात हुई। देखिए मैं बड़ा क्लैरिटी से आपको बता दूं, हाँ। मेरी हाफिज नईम साहब से तकरीबन हर रोज ही बात होती है, कभी दिन में 2 दफा भी होती है। सही है। उनके साथ मेरे बड़े अच्छे, क्योंकि 2015 में हमने साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त से हमारे अच्छे ताल्लुकात। सही है। मैंने उनको अपना मौक़िफ़ पार्टी का दे दिया, हम पीपल्स पार्टी के साथ किसी चीज में बैठने को तैयार नहीं। सो क्लियर है कि या जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी या पीटीआई के साथ, इन दो में से कुछ एक हो सकता है। अच्छा, मैं जरा इसमें ऐड करना चाहता हूँ वसीम भाई। जी। देखिए हमने कोई 40-45 पता नहीं कितनी अभी दी हुई रिकाउंट की एप्लीकेशन, राइट, अल्लाह करके 4 रिकाउंट हुए हैं। ओके। इतनी लड़ाई झगड़े प्रेशर के बाद उन चारों रिकाउंट के रिजल्ट ये हुए हैं कि वो हमारे फेवर में आ गए। यानी कि अभी सफूरा की यूसीबी हमारे पास आ गई, मैंने अभी ट्वीट किया उसका रिजल्ट। तो मैं अभी जो ये मैंडेट है पूरा, जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, अभी पहले एक दफा इसको पूरे को तरीके से बैठ लेने, फिर हम डिसाइड करेंगे हमने करना क्या है। अभी प्री मैच्योर है ये डिस्कशन, क्योंकि अभी तो उनमें इलेक्शन होने, उन यूसीओ में जिनमें इलेक्शन नहीं हुए, वो 10-12 यूसीओ वो है। वो तो सईद गनी कहते हैं कि वो उनके इलेक्शन में जो लगेगा 2-2.5 महीना, मेयर का इंतखाब उससे पहले हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता, मेयर का इंतखाब उससे पहले हो जा सकता है। वो तो पहले सारी इलेक्शन होगी कंप्लीट, उसके बाद रिजर्व सीट्स का पूरा प्रोसेस चलेगा, उसके बाद होता है। वसीम अख्तर साहब 6 महीने बाद मेयर बने थे। हाँ, तो ये भी जो भी साहब बनेंगे, अब इसका मतलब 1.5-2 महीने से पहले नहीं बन रहे मेयर। जी, वो अभी तो पूरा प्रोसेस गुजरेगा ना बॉस, इसलिए तो अभी तो एक उल्टा प्रोसेस हुआ जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया। आज असद उमर साहब ने भी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके पास भी जब डेटा जैसे जैसे आता गया, हमने वी हैव रिजेक्टेड इट। हम अब कह रहे हैं कि आप ये काउंट तो कराओ ना पहले। अभी आपकी टीवी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, हाँ। आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर एक डिब्बा खाली हुआ है, हाँ। उस डिब्बे में से हरा पेपर और सफेद पेपर दोनों निकल रहा है। आपको पता है इलेक्शन के दिन 2 डिब्बे होने थे, हरे के अलग और सफेद के अलग। ये अभी इट्स ऑन योर स्क्रीन, ये पूरा प्रोसेस ही उल्टा है। जो बेईमानी में हुई है, एक यूसी में आपको बताऊं 1248 या 1282 या ऐसा कुछ है तहरीक इंसाफ के, और 701 या 702 पीपल्स पार्टी के। ये 16 फॉर्म 11 हमारे पास पड़े हुए हैं। उधर जो रिजल्ट आया उसने ले दिया 1700, एक डंडा लगा दिया 7 से पहले। वो अब वो हमारे कैंडिडेट बेचारे जो इलेक्शन लड़े हैं, हाँ। वो फॉर्म 11 प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंगूठे वाला लेके घूम रहे हैं कि आरओ हमारे साथ। लेकिन अच्छा, ये बिल्कुल मुनासिब और आपका हक है, जाहिर है रिकाउंट पे जाएं, इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, आरओ के पास। लेकिन अली जदीद साहब ये तो नहीं कि आप इस सब में रहें बिजी, जो कि आपका हक है जाहिर है, और
मेयर के हवाले से फिलहाल कोई बात ही ना करें और इतने में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की अरेंजमेंट हो जाए कोई। देखिए वो जो अरेंजमेंट, हमने इलेक्शन का रिजल्ट ही रिजेक्ट कर दिया, इशू ये है ही नहीं। कराची के लिए तहरीक पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। एक 15 साल के बाद अगर इनका ये काम है कि सफेद बसों में चढ़ के सारे मिनिस्टर दिखा रहे हैं, ये मैंडेट पूरा है ही कोई नहीं। जमात इस्लामी की अच्छी कैंपेन थी, मैं को लेकिन अली साहब मेरा सवाल है कि क्या आप इस वक्त ये स्ट्रेटजी पे काम नहीं कर रहे कि एक तरफ ये सब जारी रखें, रिकाउंट शीकाउंट सारा कुछ, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी को इनवाइट करें कि आओ यार हम दोनों के नंबर्स मिलके काफ़ी हैं मेयर बनाने के लिए, तो आए हम इन लाइन्स पे काम करते हैं। आप इस पे एग्रेसिवली काम अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अपनी मालूमात के लिए मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ और मैं स्ट्रैटेजी पे काम भी कर रहा हूँ और हमारी बात भी हो रही है। लेकिन देखें ना, इशू क्या है, आज जो 4 रीसिया अभी रिजल्ट जो बदला है, यानी कि जो रिकाउंट में हमारे फेवर में आया है, उसमें से एक टीएलपी की है, एक पीडीएम की है यानी कि पीएमएलएन पीटीआई, और 2 जमात इस्लामी की हमारे पास आ गई। टीएलपी तो जीती है, एक यूसी थी, तो आप कह रहे हैं टीएलपी क्या नंबर 0 हो गया है, वो आपके पास आ गया है क्योंकि टीएलपी एक ही जीती थी। टीएलपी की एक यूसी थी, वो हमारे पास आ गई है, एक पीडीएम की आ गई है और 2 जमात इस्लामी की थी। मेरा कहने का मकसद है, जब पीपल्स पार्टी 300 वोट के ऊपर रिकाउंट करवा सकती है, तो हमारे जो 15-15, 20-20 वोट के फर्क है, जिसमें 50-50 रिजेक्ट हुए वोट है, तो आप कह रहे हैं इसकी कोई वाज़ेह पिक्चर आएगी, फिर हम बात करेंगे मेयर या कुछ भी इस हवाले से। लेकिन इन द मीन टाइम मैं उनके साथ बिल्कुल राब्ते में हूँ, जमात इस्लामी के साथ, हाफिज भाई के साथ, और इंशाल्लाह आपको कराची को हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, अच्छी खबर देंगे। और वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में, इस पे यू आर ओके और काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड? आज वो पीपल्स पार्टी से मिल भी लिए, अभी उन्होंने कहा हमारे प्रोग्राम में कि मुलाकात बेहतर रही, फ्रूटफुल रही, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का आगाज हो गया है, अब हम अगली बात मेयर के लिए कर लेंगे अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो। अच्छा देखिए, वो उनका अपनी जमात है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, उनकी अपनी पोजीशन है। अगर मैं तो समझता हूँ, जो भी मेरी अपनी पोजीशन ये है, जो भी तरीके, जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसका जाके अलायंस करेगा, वो तो कराची का कभी, यानी कि पीपल्स पार्टी से कराची के साथ उन्होंने किया क्या है यार, अभी पूरे सूबे के साथ क्या किया, तो उससे बात करके फायदा क्या है? खाली मेयर बनाना है। वसीम, इट्स द बॉटम, सॉरी एक्सक्यूज मी, बॉटम लाइन है कि इस शहर के अंदर हमें काम करके शहरियों के लिए कुछ करना है। ये खाली मेयर बनने से शहरियों के लिए, टाउन होते हैं, नीचे टाउन है, 25 टाउनों के जो मुलाजिमीन होंगे उनके पास अपने टाउन के ऊपर इख्तियार होगा। ठीक है, मेयर के पास क्या है? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया अली जदीद साहब ने, लेकिन साहब की लाइन बता दी, वेरी इंपॉर्टेंट। जाते जाते एक और बड़ा अहम मसला, सोशल मीडिया के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स से फ़ायदे और नुकसान हैं, और कभी कभी एक खबर होती है जिसका समझ ही नहीं आता कि इस खबर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। मतलब टीवी से तो एक खबर है ना, तो वसीम अदामी साहब ने खबर ब्रेक की, तो वो अच्छी है तो वसीम अदामी साहब का क्रेडिट है, बुरी है तो उनका गिरबान पकड़ा है कि भाई आपने क्या कह दिया। सोशल मीडिया का समझ ही नहीं आती, इसलिए ये गुजारिश है सबसे कि सोशल मीडिया के हवाले से कोई भी बात सुन लें तो उस पर यकीन करने से पहले देख लें कि इसमें है क्या, यानी कुछ है भी या नहीं है, ये ज़रूर देख लें। सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा गर्म है और वो ये कि मुमताज़ आलिम दीन जनाब मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए और उसमें से 49 अरब रुपया बरामद हुआ है, 49 बिलियन रुपीज़। तो इसमें से 2 खबरें और निकलती हैं कि FIA ने क्यों अकाउंट्स मुंजमद किए तारिक जमील साहब के, और 49 अरब रुपया निकल आया। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? तो ये मामला क्या है, फर्जन मौलाना तारिक जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूसुफ साहब, मौलाना यूसुफ जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वसीम भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो बताएं कि ये ऐसा कोई मामला हुआ है, मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट्स मुंजमद हुए क्या? मैं बाद में पूछूंगा कि उसमें पैसे कितने थे, लेकिन ऐसा कोई वाक़या हुआ है मुंजमद होने का? जी वसीम भाई, सबसे पहले आपको शुक्रिया, आपने मौका दिया इस बात को वाज़ेह करने का। जी, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है वसीम भाई, किसी किस्म का कोई ना तो अकाउंट सील हुआ है ना मुंजमद हुआ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई नोटिस आया या कुछ जिसकी वजह से बात बढ़ के खबर गलत फैल गई हो? हुआ क्या है जिसकी वजह से खबर फैली, हुआ क्या ऐसा? वसीम भाई, एक्चुअली माशाल्लाह आप एक अपने बड़े मशहूर फिक्रे से पहचाने जाते हैं ना, मासूमाना सवाल से। जी जी जी। हाँ। तो लेकिन मैं आपको मासूमाना जवाब, वाकई मासूमाना जवाब दूंगा। हाँ। कि कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली। कमाल, कुछ हुआ ही नहीं और ये सारी बातें निकल आई कि बैंक अकाउंट है मुंजमद हो गए 49 अरब, कुछ यानी किसी भी ये मैं इसलिए अंदाज़ा कर सकता हूँ इस बात का कि मैं ज़ाती और भी तजुर्बे से गुजरा हूँ कि कुछ ऐसी बातें मशहूर हुई जिसका मैंने कहा ये तो रत्ती बराबर भी नहीं हुआ है। आप कहते हैं राई का पहाड़, यानी मैं नाजरीन से भी कहूँगा कि सोशल मीडिया के आने के बाद ये कहावत गलत हो गई है कि राई का पहाड़ बन जाता है।
कुछ अदम से पहाड़ बन जाता है, कुछ होता ही नहीं और उसका पहाड़ बन जाता है। जी बिल्कुल। तो आप इसकी बिल्कुल कैटेगोरिकल तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भाई बिल्कुल, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि ये बेबुनियाद खबर है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और एक और बात ऐड करना चाहूँगा जी जी, कि जो बड़ी अफसोसनाक है, जिसकी वाकई हमें तकलीफ हुई कि ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना को जो अटैक हुआ, जो इस हादसे से भी गुजरे, ये सारा भी ड्रामा है जिसको 49 अरब छुपाने के लिए पोर्ट्रे किया गया। तो ये बड़ी, आप समझ सकते हैं कि किसी भी घर में ऐसी ट्रेजेडी होना, हादसा होना, इतनी बड़ी तकलीफ से गुजरना, उसके बारे में यूं कहा जाए तो ये बड़ी तकलीफदेह अमल है, बड़ा तकलीफदेह चीज है। मैं अंदाजा कर सकता हूँ। वैसे अभी मौलाना साहब की सेहत बेहतर है पहले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान आ गए वापस वो? जी पाकिस्तान आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके आए हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं उनको वापस आए हुए। ठीक है, और ये आपने बड़ा वाज़ेह कर दिया, बहुत नवाजिश यूसुफ जमील साहब। और आपसे यही कहेंगे कि आप इन चीज़ों बड़े हैं तो बस ये तो अब ऐसे ही है, इसको जाने दें, ये मामलात सोशल मीडिया के बस कुछ ऐसे ही हैं। और ये और एक अजीब गुमराहकुन और अफसोसनाक बात उन्होंने बताई कि उनकी सेहत के हवाले से भी इस बात को उससे जोड़ा गया। अल्लाह ताला हम सबको सच कहने की और सच्चाई जांचने के लिए अगर हम कोई बात आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो कम से कम इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम कुछ कंफर्म कर लें, उसके बाद वो बात आगे बढ़ाएं। एक झूठ के लिए इतना काफ़ी है कि इसको सिर्फ सुने, तस्दीक किए बगैर आगे बढ़ा दें। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।